हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। मैं महेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर आया हूँ SSC जेई प्लस गेट प्लस ES की क्लासेस। जो बच्चे SSC जेई की क्लासेस देख रहे हैं, इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। ठीक है, जो बच्चे गेट के हैं उनके लिए भी हम शाम को लेकर आए हैं, शाम को 7 बजे लाइव सेशन, और SSC के लिए भी लेकर आए हैं शाम को 7 बजे लाइव सेशन। तो इन बच्चे जो भी हमारे पास पढ़ रहे हैं या जो भी हमारे देख रहे हैं, वो कम से कम लाइव को, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और हम बेहतर क्वालिटी दे सकें। ठीक है, चलिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। बेसिकली बेटा आपको पता होगा कि सरफेस टेंशन होता क्या है। ठीक है, क्यों होता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी कपड़े धोते हैं तो आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? गंदगी धोने के लिए नहीं, आप सरफेस टेंशन को ब्रेक करने के लिए। जब आप दिन भर कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों पर क्या होती है? गंदगी जम जाती है। तो गंदगी का मतलब है बॉन्डिंग हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। उस बॉन्डिंग को लूज करने के लिए हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब डिटर्जेंट जाता है उनके बीच में तो उनकी बॉन्डिंग को कम कर देता है। ठीक है, तो हम कपड़ा धो के या वॉशिंग मशीन में इजीली साफ हो जाता है। अगर हम डिटर्जेंट इस्तेमाल ना करें और जनरली कपड़े पानी से धो लें तो आपका कपड़ा साफ नहीं होगा, क्योंकि बॉन्डिंग जो बनी हुई है गंदगी की ना, वो मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है वो आसानी से नहीं टूटेगी। तो वही हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सरफेस टेंशन। बेसिकली जो सरफेस टेंशन इज ए इमेजिनरी लाइन, ये हमेशा लाइन पे ड्रॉ होता है, कभी एरिया पर नहीं लगता है। मेरी बात क्लियर हुई? ये हमेशा एरिया पे नहीं लगता, ये हमेशा लाइंस पे लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। देखो बेटा, मैं एक एग्जाम्पल तौर पे बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक बीकर है। बीकर में क्या भरा हुआ है? वाटर। सेम मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर की लग रहा है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, बाहर क्या है? एयर है। यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी कि एयर और वाटर के बीच जो बॉन्डिंग होगी ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ठीक है, इनके बीच क्या लगेगा? एडिसिव फोर्स लगेगा। यानी कि ये जो बीच वाली लाइन है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक लाइन, या बोल दो पार्टिंग लाइन, पार्टीशन वाली लाइन, टिंग लाइन। इतनी बात क्लियर हुई मेरे को? इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को बेटा? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एक बीकर में मैंने 3 बबल कंसीडर कर लिए। एक बीकर में मैंने 3 बबल कंसीडर कर लिए। पानी यहां तक भरा हुआ है। मैंने एक बबल मेरा ए है जो कि बिल्कुल सेंटर में है, और इस पर हर जगह से फोर्स इक्वली लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो बबल है वो इक्वल वेरियम में है, यानी कि इक्वली वेरियम फोर्स। ठीक है, अब ये बबल ऊपर जाने लगा, तो जब ऊपर जाने लगा तो ऊपर के फोर्स की इंटेंसिटी कम होने लगी। ठीक है, और नीचे की बढ़ने लगी। इसका मतलब है कि सारे मॉलिक्यूल्स वाटर हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल इस पर चिपक जाएंगे यहां पर, और इसको डाउनवर्ड खींचना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? इसको डाउनवर्ड खींचना शुरू करेंगे। तो जैसे ही डाउनवर्ड खींचना शुरू करेंगे तो यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स इस पर चिपक गए और इसको डाउनवर्ड खींच रहे हैं। तो ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या इनके बीच लग रहा था? कोई सी फोर्स लगता है, यानी कि इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट डाउनवर्ड। क्या हो रहा है? वो डाउनवर्ड लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ? तीसरा बबल जाके ये पार्टिंग लाइन से चिपक गया, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्या हुआ? उसने बॉन्डिंग बना ली अदर मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है भाई, ऊपर भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या करिए? बॉन्डिंग बना ली, और बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से हो गई, ये इंटरलॉक हो गए। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ये क्या हो गए? इंटरलॉक हो गए, या कह सकते हो क्या बोलता है इनके बीच? बोलते हैं एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, या बॉन्डिंग फोर्स कह सकते हो, बॉन्डिंग फोर्स कह सकते हो। ठीक है,
अब ये क्या हुआ, जैसे सी मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंचा तो उनमें क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। अब बॉन्डिंग होगी तो इसके नीचे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पे आके चिपक जाएंगे। जितने भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जैसे यहाँ चिपके थे यहाँ पर और ज्यादा चिपक जाएंगे, और ये क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर खींचना शुरू करेंगे। जैसे ही नीचे खींचना शुरू करेंगे तो जो आप शीशे की ग्लास में देखिएगा, लाइन आपको ऐसी नहीं दिखेगी, हमेशा ये ऐसे दिखेगी, पैराबोलिक। कैसे दिखेगी, पैराबोलिक दिखेगी। क्यों, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल उसको नीचे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, जो आपस में इन्होंने जब इंटरलॉक किया होगा तो एक सारे इंटरलॉक इस तरीके से हुए होंगे, ये इंटरलॉक सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से होंगे, तो एक मेम्ब्रेन बन गई जिसको बोलते हैं लाइन फोर्स। क्या बोलते हैं, लाइन फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन पे लग रहा है इसलिए इसको क्या बोला गया, लाइन फोर्स बोला गया। यहां तक किसी को दिक्कत, जरा इतना नोट करिए बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए अब हम इनको डिटेल में समझते हैं सारी चीजों को चलकर। ठीक है, पहला पॉइंट है द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ए। किसकी बात कर रहा है, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ए है इसकी बात कर रहा है। मॉलिक्यूल्स ए इज अंडर द एक्शन मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल्स। भाई उसके ऊपर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन किसका, सेम मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके बीच क्या बोलते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच क्या लग रहा है, कोहेशन फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कोहेसिव फोर्स कॉन्सेप्ट फॉर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जो कोहेसिव फोर्स है वो किसके लिए है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए, ए के लिए। लेकिन यहां अगर मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा, लिखा हुआ है कि लिक्विड के लिए, लेकिन यहाँ लिक्विड हो सकता है या सेम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, जरूरी नहीं है लिक्विड होना चाहिए, लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मॉलिक्यूल्स बी क्लोज टू इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब था आमना सामना, ये क्या हो रहा है, वो इंटरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, बी मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इज सब्जेक्टेड टू द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शंस बिटवीन बोथ लाइक एंड अनलाइक मॉलिक्यूल्स। अब क्या हुआ कि ये जो यहां मॉलिक्यूल्स हैं उनको बोलेंगे लाइक मॉलिक्यूल्स, ये जो वैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स है इसको बोलेंगे लाइक मॉलिक्यूल्स, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब एयर के और वाटर के मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे अनलाइक मॉलिक्यूल्स। इतनी बात क्लियर हुई, तो उनको क्या बोलेंगे, बोथ लाइक एंड अनलाइक मॉलिक्यूल, जिसको बोलेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच क्या लगता है, एडिसिव फोर्स लगता है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरफेस, मतलब आमना सामना किसका, एयर का और मेरे लिक्विड का, मतलब लिक्विड मतलब वाटर का, ऑफ मॉलिक्यूल्स बी द कोहेसिव फोर्स एक्सीड द एडिसिव फोर्स ऑफ द गैस। भाई ऊपर क्या हुआ कि अंदर क्या था, वाटर था, और वाटर के मॉलिक्यूल्स सी पर बहुत सारे चिपक गए, तो ये सेम मॉलिक्यूल्स थे और डाउनवर्ड वेट लगा रहे थे, मतलब डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे थे। इसका मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया किससे, एडिसिव फोर्स से, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है और मॉलिक्यूल्स कम है, लेकिन अंदर वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो हमेशा कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया किससे, एडिसिव फोर्स से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नेट फोर्स एट ऑन द इंटरफेस एंड द इंटरफेस एट ए स्टेट ऑफ टेंशन सिमिलर। अब भाई ये क्या हुआ कि जब भी, अब एक चीज याद रखिएगा बेटा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जब भी सरफेस टेंशन लगता है लिक्विड होना चाहिए स्टैटिक कंडीशन में। कैसा होना चाहिए, स्टैटिक कंडीशन में। कभी भी जब पानी आपका फ्लो कर रहा है या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उस पर सरफेस टेंशन नहीं लगता है, सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट ऑन स्टैटिक कंडीशन। जब वो स्टैटिक कंडीशन में लग रहा है, तो जब हमने कहा कि इंटरलॉक हो गए, अब इंटरलॉक हो गए मॉलिक्यूल्स, तो क्या आ रहा है, वो एक टेंशन क्लियर करे, टेंशन क्या कर रही, टेंशन क्रिएट हो गया। सिमिलर टू उसी को हमने क्या बोला, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या बोला, इलास्टिक मेम्ब्रेन बोला, जो क्या कर रही है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। किस फॉर्म में कर रही है, कर्वेचर फॉर्म में कर रही है। हमने पहले बोला ये कैसा दिखेगा, ये कुछ कर्व दिखेगा, ऐसे कैसा दिखेगा, ये कर्व में दिखेगा, और ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है द क्रॉसपॉन्डिंग नेट फोर्स रेफर टू ए सरफेस टेंशन। इसी को हमने क्या बोला, यहां देख लीजिए
कि जो कर्व बना है कुछ इस तरीके से कर्व बना, और ये मेरी बेसमेंट लाइन थी, तो ये जो कर्व बना इसी को हमने क्या बोल दिया, सरफेस टेंशन बोल दिया। ठीक है, इस पर नेट बल लग रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, सरफेस टेंशन बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस कोहेसिव ग्रेटर देन एडिसिव सरफेस इज पुल्ड ऑन। भाई बात वही है कि मॉलिक्यूल्स थे, यहां आके चिपक गए इसके मॉलिक्यूल सी पर, तो ये क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स की ओर नीचे की ओर खींच रहे हैं। तो एडिसिव फोर्स ग्रेटर है किससे, कोहेसिव फोर्स से, सॉरी कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है ना, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑन सरफेस इज पुल डाउन, तो ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, पुल डाउन कर रहा है। ठीक है, पुल डाउन की वजह से ही हमारा जो शेप जनरेट होता है कर्व, उसको हमने क्या बोला था, कर्वेचर, जो कर्व जनरेट हो रहा है उसी को हमने सरफेस टेंशन बोला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस केस द लिक्विड सरफेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम एरिया एज एनी सिस्टम ट्राई टू मिनिमाइज एनर्जी। भाई आपको पता होना चाहिए, जिसका मिनिमम एरिया होगा उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी, जिसके पास मैक्सिमम एरिया होगा उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। अगर आपकी झगड़ा हो जाए किसी बड़े बच्चे से, ठीक है, और किसी एक बच्चे की हाइट 6 फीट है, अगर वो आपको लात घूंसा मारे तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है। अगर वही बच्चा आपसे 3 फीट का लड़े तो उसके पास एनर्जी कम है, उसका मतलब एरिया कम है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका जितना एरिया होता है उसकी उतनी एनर्जी होती है, जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो वही बात कह रहा है, लिक्विड सरफेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि अगर जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो पहले एरिया ज्यादा था, फिर मैं सिकुड़ गया, मुझे ठंड लग रही, मैं सिकुड़ गया, तो इसका मतलब मैंने एरिया कम कर लिया, एरिया कम कर लिया, मुझे ठंड कम लगे, इसका मतलब मेरी एनर्जी क्या हो गई, वो मिनिमाइज हो गई, एनर्जी क्या हो गई, वो मिनिमाइज हो गई। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपस में सिकुड़ेंगे, तो एरिया को कम करेंगे, जब एरिया को कम करेंगे तो आपकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, इतना समझ लीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत है बोलिए। चलिए अब आगे चलते हैं। नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिएगा, हमने बोला कि कोई भी सरफेस टेंशन हमेशा स्टैटिक में लगता है। अगर ये मेरे पास वाटर था, ठीक है, और वाटर को मैंने एक गैस पे रखा, उसको हीट देना शुरू किया, क्या देना शुरू किया, हीट देना शुरू किया। जैसे ही मैंने हीट दिया, अब जो वाटर था वो कन्वर्ट होगा किसमें, स्टीम में, ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब जो बैलेंस लाइन थी, मतलब एटमॉस्फेरिक लाइन थी या पार्टिंग लाइन थी, इससे लिक्विड या स्टीम बाहर जाने लगी, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन घट रहा होगा। हमने बोला कि भाई सरफेस टेंशन कहां लगता है, स्टैटिक में लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होता है। क्या कर रहा हूं मैं, एसएससी ने बहुत बार पूछा है, गेट ने भी पूछ लिया है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कूदना शुरू कर देंगे, बाहर निकलना शुरू कर देंगे, तो मेरा सरफेस, तो इसका मतलब टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, सरफेस टेंशन घट रहा है। इसका मतलब हो गया एट क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल कंडीशन, मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ गई, पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, बॉयल करने लगा, तो सरफेस टेंशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वैनिश होगा, खत्म हो जाएगा। बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है, अनबैलेंस विद इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द कोहेसिव फोर्स। भाई सेम मॉलिक्यूल्स है तो कोहेसिव फोर्स भी घटेगा, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स घटेगा। एंड हैंस सरकमफ्रेंस डिक्रीज, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो डिक्रीज होगा। एट द क्रिटिकल पॉइंट द सरफेस टेंशन इज जीरो। ध्यान रखिएगा, बिकॉज एट क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड वेपर इंटरफेस वैनिश, मतलब जो ये लिक्विड का और ये वेपर का था, ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में वैनिश हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट पर आपका सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला था न्यूटन पर मीटर, या लेंथ पे लगता है तो इसका मतलब न्यूटन पर मीटर। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग, जो ये चल रहा है, इतना नोट करिए पहले बेटा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें जाननी है इसके बारे में। ठीक है, चलिए, अगर मैं पहले तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये वाला पॉइंट 2 है,
सरफेस टेंशन फॉर वाटर के लिए, सरफेस टेंशन फॉर एयर के लिए 0.0736 न्यूटन पर मीटर और एयर के लिए 0.480 न्यूटन पर मीटर। बेटा आपको दिया हो या ना दिया हो पेपर में, ये बातें दोनों अंडरस्टूड होनी चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो ये वैल्यू गिवन नहीं होती हैं, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ कुछ थोड़ी सी करामात करता हूँ। आपको लिखा था न्यूटन पर मीटर लिखा, ठीक है, मैंने क्या किया, मीटर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, मीटर से नीचे डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया जूल पर मीटर स्क्वायर। और जूल को क्या बोलते थे, जूल को बोलते थे एनर्जी, एनर्जी पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कितने फॉर्मूले बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक जूल पर मीटर स्क्वायर बन गया। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक नोट करिए। ठीक है, अगर यही बात अगर सीजीएस ने पूछी होती, यही बात ये एमकेएस में थी, अगर यही बात सीजीएस ने पूछी होती तो ये क्या हो जाता, न्यूटन जो फोर्स था वो डाइन बन जाता और मीटर क्या, वो सेंटीमीटर बन जाता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ऐड किए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है लेड बॉल आर स्पेरिकल इन शेप। जैसे मरकरी, लेड का मतलब मरकरी है, अगर मरकरी गिर जाए तो आप उसको उठा नहीं सकते, वो क्या बिखरने लगेगी छोटे छोटे टुकड़ों में। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो जब भी आपकी लेड टूटेगी वो हमेशा हर एक पार्टिकल्स में जो टूटेगा वो टूटेगा स्पेरिकल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है रेन ड्रॉप एंड गैस ग्लोबल्स ऑफ मरकरी, बात एक ही है, प्लेस ऑन ग्लास प्लेट और स्पेरिकल। अगर पानी की एक बूंद और मरकरी दोनों शीशे ग्लास पे रख दिए जाएं तो वो क्या करेंगे, स्पेरिकल, वो भी क्या करेंगे, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वाटर तो वैसे तो वेटिंग लिक्विड है, लेकिन वैसे ग्लास पे डाल देंगे तो वो नॉन वेटिंग लिक्विड जैसा बिहेव करता है, मतलब एक स्पेरिकल शेप ले लेगा किसकी, ड्रॉपलेट की। ठीक है, लिखा है हेयर ऑफ शेविंग ब्रश या पेंटिंग ब्रश व्हेन डिप इन वाटर spread out, but as soon as it is taken out its hair stick together। परफेक्टेशन की वजह से है। The grease needle plays gently on the free surface of water as in breaker does not sink। मतलब अगर ग्रीस के ऊपर बूंद डाल दी जाए तो उसके अंदर कभी नहीं मिलेगी, वो भी क्या बिहेव कर रही है, सरफेस टेंशन की वजह से। Bits of camphor gun move regularly when placed on water surface। मतलब देखा है, अगर कपूर की एक टिकिया, जैसे गांव आपने देखा होगा मेले में घूमते कि एक बकेट में लगे के बैठे हुए हैं और छोटी छोटी नाव में वो घूम रही हैं, तो वो क्या कर रहा है, पीछे हमने क्या लगा दिया है, कैम्फर लगा दिया है, मतलब हमने कैम्फर की एक छोटी सी टीका लगा दी, जैसे ही लगाने के बाद वो टिक 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 घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, वो क्या, वो बार बार डिजोल्व हो रही है और वो जब डिजोल्व हो रही है तो बबल्स क्या कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं आगे बार बार। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कैम्फर गम की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए बेटा, यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं कोहेजन फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, कोहेजन फोर्स की। पहले ही हम बात कर चुके, कोहेजन फोर्स क्या था, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा था, या कह सकते हो कोहेजन फोर्स जो है वो बेसिकली वाटर प्रॉपर्टी, कोहेसिव फोर्स कह लो या एडिसिव फोर्स कह लो, ये दोनों क्या है, ये वाटर प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम पहली बात कर चुके हैं कि कोहेसिव फोर्स जो है वो सेम लिक्विड पर काम करता है। किस पे काम करता है, सेम लिक्विड पे काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं, जैसे मान लिया एग्जाम्पल तौर पे हमने ले ली मरकरी, और मरकरी को ध्यान रखिएगा नॉन वेटिंग लिक्विड में रखा गया है, जो चिपकते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड में रखा गया है। किस में रखा गया है, मरकरी को
नॉन वेटिंग लिक्विड में रखा गया है। ठीक है, जब भी आप किसी सरफेस पर मरकरी गिरा दोगे तो वो क्या लेगी, स्पेरिकल शेप ले लेगी। ठीक है, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इसका मतलब है ये थीटा जो बन रहा है, थीटा जो बन रहा है वो 90 से ज़्यादा बन रहा है। देख लो भाई, थीटा क्या बनना है, 90 से ज़्यादा बनना है। और जो थीटा की जो वैल्यू होगी, वो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 130 से लेके 150 डिग्री होगी। कितनी होगी, 130 से लेके 150 डिग्री होगी। इसका मतलब ये हो गया, जब भी कोई मरकरी स्पेरिकल फॉर्म में शेप लेती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसका मतलब कोहेसिव, उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है किससे, एडिसिव फोर्स से। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज स्पेरिकल शेप में ले रही है या स्पेयर शेप में आ रही है तो इसका मतलब है उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है किससे, एडिसिव फोर्स से। इतना नोट करिए बेटा, यहां तक नोट करिए। और एक चीज और देख लीजिएगा, जब भी आप मरकरी को किसी ट्यूब में गिराएंगे, ये ग्लास की ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, जब भी आप मरकरी गिराएंगे तो कुछ इस तरीके से शेप ले लेगी। कैसे ले लेगी, ऐसी शेप लेगी। इसको बोलते हैं मिनिकस, हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक। ये जो इस तरीके से जब शेप बनते हैं ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से या इस तरीके से, इनको बोलते हैं मिनिकस इफेक्ट। ठीक है, मिनिकस इफेक्ट बोला जाता है, टेक्निकली क्या बोला जाता है, मिनिकस इफेक्ट। इतना नोट करिए। चलिए, यहां तक नोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मतलब एक तो वाटर का है, दूसरा एयर का है। ठीक है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एडिशन अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एडिशन फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर जो है एक वेटिंग लिक्विड है। क्या है, वेटिंग लिक्विड है। मतलब अगर आप उसको टेबल पे गिरा दोगे तो वो टेबल पे चिपक जाएगा, छोड़ेगा नहीं, इतनी मोहब्बत होती है उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे टेबल पे गिरा दिया और वो कुछ इस तरीके से पकड़ लेगा टेबल को, छोड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं उसको टेंजेंट गिरा रहा हूं उस पे, तो ये जो थीटा बन रहा है, थीटा लेस देन 90 होता है। क्या होता है, थीटा इज लेस देन 90। फॉर प्योर कोई इंप्योरिटी नहीं है तो थीटा इसके बीच 0 डिग्री रहेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब जो हम हाइट की बात करेंगे, ग्लास ट्यूब लेंगे, ग्लास ट्यूब में मरकरी कुछ सॉरी वाटर जो है वो कुछ इस शेप में बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस शेप का बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, और इस कंडीशन में हाइट जो हो रही है, देखो ऊपर की ओर बढ़ा है, यानी कि इसमें जो हाइट है वो एक तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे इन चीज़ों पे, पहले इतनी देख लीजिए, यहाँ तक इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, चलिए, बहुत छोटा सिंपल से पॉइंट है। उसके बाद सरफेस टेंशन के लिए 2 मेथड बनाए गए थे बेटा, एक तो कैपलरी मेथड बनाया गया था, दूसरा जैगर मेथड बनाया गया था। तो जैगर तो अब याद यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, बहुत पुरानी बात होगी। जैगर मेथड को हम यूज करते हैं कैपलरी मेथड। ठीक है, कैपलरी मेथड का मतलब होता है, बहुत जैसे आप दीपक जलाते हो ना, तो दीपक में तेल ऑटोमेटिक चलने लगता है, वो किसकी वजह से जा रहा है, कैपलरी एक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ज़ूरीन लॉ कहता है, ज़ूरीन लॉ कहा, लिक्विड राइज इन ए कैपलरी ट्यूब इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपलरी ट्यूब। मतलब अगर मैं बात करूं, ये मेरा डाया है, ठीक है, और आधे की बात करूं तो रेडियस ये है, और मान लीजिए मेरा लिक्विड जो है वो यहां तक चढ़ गया H। ठीक है, तो H इज इनवर्सनली 1/R। ठीक है, यानी कि H R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि R जितना कम होगा, रेडियस जितना कम होगा, हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ज़ूरीन लॉ ने ये कहा था। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, ये वो लिख दी गई है, H इज इक्वल टू 1/R, HR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर
कभी कभी आपको हो सकता है वो डाया भी दे दे, कभी कभी हो सकता है वो डाया भी दे दे, ठीक है। तो बात एक ही है, 1/t, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बस उसको चेंज कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा टी। चलिए, अगर कैपिलरी एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू डाया, कैपिलरी एक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, डाया के है या रेडियस के है, ठीक है। मिनिमम डाया फॉर वाटर एंड मरकरी, मिनिमम डाया कैपिलरी एक्शन के लिए कितना होना चाहिए, 6 mm होना चाहिए। बहुत बार पूछा एसएससी ने, तो ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई, एसएससी ने बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, कैपिलरी इफेक्ट ऑफ वाटर इज यूजली नेग्लिजिबल, मतलब मुझे कैपिलरी इफेक्ट जो है वो निग्लेक्ट करना है इन ट्यूब हुज डाया इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। तो उसका डाया क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, या मुझे ऐसा मान लीजिए मुझे स्टीम पावर प्लांट का प्रेशर मालूम करना है और उसमें कैपिलरी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर कैपिलरी इफेक्ट हुआ तो आपका सब सत्यानाश हो जाएगा। कैसे होगा, देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं पहले मेरा लाइन ऐसी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है बेसमेंट से हाइट सबकी सेम बन रही है, हर जगह सब सेम बन रही है। अगर उसमें कैपिलरी एक्शन आ गया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका मतलब हाइट हर जगह क्या होगी, देखो यहां पर h1 डिफरेंट हो गई, यहां पर कुछ और हो गई h2, और यहां पर कुछ h3 अलग हो गई। मेरी बात क्लियर हुई, तीनों हाइट अलग अलग हो गई। मुझे पता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल डिपेंड अपॉन द हाइट, प्रेशर पूरी तरीके से हाइट पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो मुझे ये कंडीशन, अगर मेरा प्रेशर बदलेगा तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, लेकिन यहाँ प्रेशर सेम होगा क्योंकि यहाँ पर लाइन कुछ ऐसी है, मतलब कैपिलरी इफेक्ट खत्म है। तो वही बोला है कि मुझे निगलेक्ट करना है, तो जिसका डाया कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, बहुत बार पूछा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन प्रेशर मेजरमेंट आर मेड यूजिंग द मैनोमीटर, मैनोमीटर हमने पढ़े नहीं, अभी पढ़ेंगे बाद में, कुछ लोग तो पढ़ चुके होंगे, एंड बैरोमीटर जिससे प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट के अपने एग्जांपल दे ही चुके हैं। इंपॉर्टेंट टू यूज लास्ट ट्यूब मिनिमाइज कैपिलरी इफेक्ट, अगर मुझे प्रेशर मेजरमेंट करना है या फिर मैनोमीटर में से यूज करना है तो नॉर्मली जो डाया है वो 10 mm से, बात यही है, इसको कन्वर्ट कर 10 mm से ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली डाया किससे होना चाहिए, 10 mm से ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरी बात क्लियर हुई। कैपिलरी इफेक्ट ट्यूब डाया 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, कैपिलरी इफेक्ट करनी है तो 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ये सारे पॉइंट एसएससी जेई, चाहे वो सिविल का हो बच्चा चाहे मैकेनिकल का, सारे पॉइंट वो पूछ चुका है किसी ना किसी बहाने से। तो इतना नोट करिए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, सारी चीज़ें नोट करिए, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। बात वही, कैपिलरी इफेक्ट में किसी चीज़ का चढ़ना, लिक्विड का चढ़ना उतरना, वो क्या कहता है, कैपिलरी कहलाता है। कैपिलरी इफेक्ट इस सरफेस टेंशन, कैपिलरी इफेक्ट दो चीज़ों से जनरेट होता है, एक तो सरफेस टेंशन, दूसरा एडिसिव फोर्स, ठीक है। अगर आंसर आ जाएगा तो आप क्या लगाओगे, सरफेस टेंशन और एडिसिव फोर्स की वजह से कैपिलरी एक्शन जनरेट होता है। सरफेस टेंशन और एडिसिव फोर्स का मतलब होता है लिक्विड, जैसे मान लीजिए आपकी बॉल पेन की रिफिल है, तो जो रिफिल बनी हुई है वो प्लास्टिक से बनी हुई है, जो इंक पड़ी है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो दोनों क्या अलग अलग हो गए, तो क्या हो लग रहा है, एडिशन फोर्स लग रहा है ताकि ये आसानी से चढ़ सके, ठीक है, और सरफेस टेंशन वहां क्रिएट कर सके, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन तभी बनेगा जब ये दो चीजें होंगी, और यही आपका आंसर रहेगा। कैपिलरी एक्शन किसकी वजह जनरेट होता है, सरफेस टेंशन और एडिशन फोर्स की वजह से। तो वही लिखा हुआ है, राइज एंड फॉल फिनोमेना, किसी चीज का, लिक्विड का चढ़ना या गिरना, कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, या इसको बोलते हैं, ये जो चंद्रक जैसे बनना है, चंद्रमा जैसे, इसको बोलते हैं मिनिकास इफेक्ट, हिंदी बोलते हैं नवचंद्रक, नवचंद्रक, क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं नवचंद्रक कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। किसी चीज का
लिक्विड का चढ़ना, लिक्विड का उतरना, वो कहलाता है कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हुई। आगे बात करते हैं। जो एंगल बने थे वो 0 से 180 के बीच चलते हैं। फॉर प्योर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है प्योर वाटर के लिए एंगल कितना होता है, वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, वाटर एंड ग्लास के बीच जो एंगल बनेगा 0 या फिर 8 डिग्री, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, मरकरी और ग्लास के बीच जो बनेगा 138। लेकिन एसएससी ने बेटा ये पूछा हुआ है, ये एसएससी जेई ने ये बात पूछी हुई है। ठीक है, बाकी ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये सारी चीजें पूछ ली उसने। वाटर एंड क्रोमियम थीटा जो है वो 160 होना चाहिए। सिल्वर एंड प्योर वाटर थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। एल्कोहल एंड क्लीन ग्लास के बीच थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कैरोसिन एंड ग्लास के बीच जो एंगल है वो 26 डिग्री होना चाहिए। कभी कभी आपका जब हाथ कट जाता है तो आप उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हो। क्यों लगा लेते हो? तो एंटीसेप्टिक क्रीम आर जनरली प्रेफर इन ऑयल एंड ग्रीसली बेस ऑफ लो सरफेस टेंशन। किसको कम करने के लिए? लो सरफेस टेंशन की। ठीक है, एंड सो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रीम स्प्रेड ऑन होल ऑफ कट एंड प्रिवेंट द ओजनिंग आउट ऑफ द ब्लड। मतलब आपने क्या किया? क्रीम लगा ली। क्रीम का मतलब है आपने सरफेस टेंशन हल्की सी क्रीम की क्रिएट कर ली। अब जब आपने लगा ली तो आपका ब्लड निकलना कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो प्रोटेक्शन करेगी आपकी ब्लड जो निकल रहा है। ठीक है, इतनी नोट करिए बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई पॉइंट है ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? इतना नोट करिए बेटा। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर कैपिलरी। ठीक है, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं कैपिलरी एक्शन में क्या है? द ऑयल इन ए लैम्प, मतलब अभी तो नहीं जाता है, या फिर दीपक में जब भी आप तेल डालते हैं तो वो कैसे चढ़ता है? वो कैपिलरी एक्शन की वजह चलता है। तो ऑयल इन लैम्प राइज इन द विक बाय कैपिलरी एक्शन। दूसरा है द टिप ऑफ निब ऑफ ए पेन is split up to make a narrow capillary so that the ink rise up to the tin or nib continuously। जो आपके इंक वाले पेन हुआ करते थे, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं? वो कैपिलरी एक्शन पे काम करते थे। ठीक है, बहुत कम अब लोग यूज कर रहे हैं वैसे तो। सैप एंड वाटर राइज अप टू टॉप ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री बाय द कैपिलरी एक्शन। बड़े बड़े आप पहाड़ों में देखे, बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, उनमें पानी कैसे पहुंच रहा है? वो पानी उनमें रूट की वजह से, मतलब कैपिलरी एक्शन की वजह से वो पानी इतनी हाइट तक पहुंच रहा है। जो बत्तियां हैं ना छोटी छोटी, उनमें नसें होती, देखना आप कभी भी, तो पानी जो है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से वहां पहुंच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ वन एंड ऑफ द टॉवल डिप इनटू द बकेट। एक तरफ का टॉवल आप गिरा दीजिए, ठीक है, पानी में, ऑफ वाटर एंड द अदर एंड हैंग ओवर द बकेट। दूसरा टांग दीजिए, एंड टॉवल सून बिकम वेट थ्रू आउट द ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। वो सारा पानी सोख लेगी थोड़ी देर के बाद। वो किसकी वजह से? कैपिलरी एक्शन की वजह से। वो सारा का सारा क्या है? सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कैपिलरी एक्शन के। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक नोट हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लोटर ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। भाई इंक एब्जॉर्ब किसके लिए हो रही है? अगर कोई ब्लोटर को थोड़ी देर के लिए बोल दो कोई सोखता है या कुछ और है, तो वो क्या हो गया? वो कैपिलरी एक्शन की वजह से सारी चीजें सोख लेगा। दूसरा है ब्रिक आर पोरस एंड बिहेव लाइक ए कैपिलरी एक्शन। कभी कभी क्या होता है, अगर हम सेफ्टी पर्पस ना बरते अपने घरों में, तो देखा है कि आपकी सीलन जो है वो हल्के हल्के ऊपर तक आने लगती है। उसका कारण क्या है? कि हमने अपनी नींव में प्रोटेक्शन नहीं बढ़ता। तो जो ब्रिक है उसमें कैपिलरी एक्शन, भाई छोटे छोटे छेद तो होते ही है, ठीक है, जब आप नई नई ईंट लेके तो पानी पिलाते हो ना, उसको पिलाते हो, तो किस वो पानी अंदर एब्जॉर्ब किसकी वजह से कर रही है? कैपिलरी एक्शन की वजह से कर रही है। तो सारा का सारा वो क्या हो गया? पानी जमीन से हल्के 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 ऊपर तक ले जाएगी। ठीक है, अगर आपने अपनी नींव में प्रोटेक्शन नहीं बढ़ती, तो जो पानी आ रहा है, जो मतलब सीलन आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? वो कैपिलरी एक्शन की वजह से आ रही है। ठीक है, इतनी बात तो आज क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, यहां तक नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसके कुछ एप्लीकेशन जानते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है हमारा वाटर बबल। पहला है वाटर बबल।
वाटर बबल में क्या हो रहा है कि या तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मेरा वाटर अंदर चला गया, एयर बाहर रह गई, और या फिर ये हो गया एयर अंदर ट्रैप्ड हो गई, वाटर बाहर आ गया। दो कंडीशन के अलावा कोई तीसरी कंडीशन बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि जो एयर है यानी कि अंदर का जो प्रेशर है वो क्या करेगा, इसको बाहर फाड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, और बाहर वाला प्रेशर इसको अंदर दबाने की और कोशिश करेगा। जब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब तक तो बबल हमारा सेफ रहेगा, जैसे ही अनबैलेंस हुए बबल भट से फट जाएगा। ठीक है, इसका डाया हमने बोल दिया डी है। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको बीच में से कट कर लिया, बीच में से कट कर लिया। क्या करा हमने, इसको बीच में से कट कर दिया, कुछ इस तरीके से कट कर लिया हमने। ठीक है, हमने क्या करा, इसको बीच में से कट कर लिया, ये बबल था उसको तो बीच में से कट कर लिया। तो सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर सरकमफ्रेंस के लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? तो हमने बोला कि सिग्मा इज इक्वल, सिग्मा क्या होता है, एफ अपॉन सरकमफ्रेंस एरिया। तो एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंशियल एरिया कितना होगा, पाई इंटू डी, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि इसको मैंने काट तो लिया, अब इसके अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, वो कैसे लगेगा। तो देखिएगा कि अब यहां पर जो हमने काटा था, यहां पे प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा P, तो दूसरा पॉइंट बनेगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया कैसा लगा, बाहर से देखोगे तो सर्कल लगेगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, इसको सही कर लो पहले, एफ इज इक्वल टू पी इंटू एरिया। एरिया कितना होगा, सर्कल का होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, दोनों को बराबर कर दो, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड, तो दोनों को बराबर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इक्वल्स टू पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। एक डी से डी काट दो, एक पाई से पाई काट दो, तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या बचा हमारे पास, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। किसके लिए बना, फॉर वाटर बबल के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये वाटर बबल के लिए है। प्रेशर कितना लग रहा है, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, क्या लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के लिए, मतलब सोप बबल के लिए, तो सोप बबल में क्या हो रहा है, सोप बबल के लिए बात करें, सोप बबल में क्या होता है कि दो सरफेस बन जाते हैं। ठीक है, जब इसको हम कट करेंगे, जब इसको हम कट करेंगे तो दो सरफेस टेंशन जनरेट होंगी, एक तो ये वाली जनरेट हो गई और एक ये वाली जनरेट, मतलब एक सिग्मा इसका आएगा, ठीक है, और एक सिग्मा इसका आएगा। तो सेम कंडीशन वही है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन सर्कमफरेंशियल एरिया, तो F इज इक्वल टू P इंटू 2 इंटू सिग्मा, दो सिग्मा हो गए ना, पहले वहां पे सॉरी सिग्मा होता है, सिग्मा देखो फोर्स अपॉन सर्कमफरेंशियल एरिया, तो सिग्मा इंटू, अब एक सिग्मा नहीं, यहाँ पे दो सिग्मा है, इंटू सर्कमफरेंशियल एरिया मतलब पाई डी, बस कुछ नहीं करना है, 2 सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। ठीक है, अब जो प्रेशर लगेगा वो तो वैसे ही लगेगा, ये जो प्रेशर लगेगा वो तो एज इट इज ऐसे लगेगा, सर्कल एरिया है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, तो एफ इज इक्वल टू पी इंटू एरिया मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड बन गई, दोनों को बराबर कर दो, तो ये हो गया 2 सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इक्वल्स टू पी इंटू पाई बाई 4
डी स्क्वायर, पाई से पाई, डी से डी, तो P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। किसके लिए, ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए हो गया, ये मेरा सोप बबल के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, सोप बबल के लिए हो गया। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज कर लो। अगर मैं सोप बबल, एस मतलब सोप बबल लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर इसको तोड़ लूं, 2 इंटू 4 सिग्मा अपॉन डी, तो सोप इज इक्वल टू 2, ये किसके लिए हो गया, ये प्रेशर जो था वाटर बबल का था, तो इसका मतलब हो गया प्रेशर जो है सोप बबल पे ज्यादा होता है, किससे, वाटर बबल से। ठीक है, इतना प्रूफ हो गया। यहां तक नोट करिए बेटा, इतना नोट करके चलिए। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को पॉइंट, नोट हो गया सबका। चलिए, ये सारे डेरिवेशंस थे, तो ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये भी पूछा गया है, और इसका जो ये वाला डेरिवेशन था ये भी बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो क्लास अब यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का खत्म हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो बच्चों को अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो बच्चे देख रहे हैं, शेयर को, जो हमारी वीडियो हैं उसको शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।